मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो थोड़ा लंबा होगा, मैराथन क्लास है। मैं आज आप सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को संधि विषय समझाने जा रही हूँ। मैं पूरे आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच जाए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। जहाँ भी मेरी समझाने के तरीके में गलतियाँ हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए, इस शब्द भेद के ऊपर मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो भी बना के पोस्ट की हूँ मैं अपने चैनल पे, तो चाहे तो आप वो शॉर्ट वीडियो देख भी सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रही हूँ। शब्द का जो भेद है, शब्द भेद एक दृष्टि से देखा जाए तो कि दो प्रकार है। कितने में? दो। क्या क्या है? सार्थक है और निरर्थक है। तो सार्थक का कितना भेद है? दो भेद है। एक है रचना या बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद है, रूढ़ है, यौगिक है और यगरूढ़ है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। और शब्द के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजन। रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। रूपांतर के आधार पर कितना भेद है? विकारी है और अविकारी है। विकारी का चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी का क्रिया विशेषण, संबोधवर्धक, समुच्चयवर्धक, विस्मय आदि वर्धक। ये पुस्तक में दिया गया है, उसको मैं अपने कॉपी में भी लिखी हूँ, देख लीजिए, वही है, सेम ही है। शब्द के वर्गीकरण के चार आधार है। पहला एक है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दो है रचना या बनावट के आधार पर, और एक है अर्थ के आधार पर, और एक है व्याकरणिक रूप प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर तत्सम शब्द संस्कृत, तद्भव शब्द संस्कृत शब्द परिवर्तन, देश शब्द कोई पता नहीं, और विदेश शब्द संकर शब्द दो अलग अलग शब्द। देश शब्द का कोई पता नहीं है। तद्भव क्या है? संस्कृत से, मैं समझा दूंगी। रचना बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यगरूढ़ शब्द। उसी में ही है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वो शब्द जो शब्दों के मेल से बनता है। और अर्थ के आधार पर एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द, विपरीतार्थिक शब्द, समरूपी भिन्नार्थी शब्द। व्याकरणिक रूप प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम समझेंगे संधि। ये उपसर्ग है। मैं आप लोग को उपसर्ग आज नहीं समझाऊंगी, मैं आज आप सभी को समझाऊंगी संधि। संधि का विच्छेद में समझाऊंगी। मैं ऑलरेडी आपके लिए इस नोटबुक में लिख के रखी हूँ, देखिए, वही है जो अभी मैं आप लोग को समझाई। संधि किसको कहेंगे? संधि किसको कहेंगे ना? संधि की परिभाषा है दो वर्ण, कोई भी दो वर्ण, ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ क्या है? विकार का अर्थ है बदलाव या परिवर्तन। जैसे कि दो वर्ण यहाँ पर है, एक है कमल और एक है फूल। कमल और फूल। तो सार्थक शब्द क्या है इसका? सार्थक शब्द है कमल, एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है। फूल का भी एक अर्थ है कि नहीं? कमल एक फूल है। तो अगर मैं उसको लिख दूं लमक, लमक, ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है, शब्द का अर्थ ही नहीं है इसमें। सो हमेशा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न क्या होता है? विकारी शब्द, और जिसका परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे मैं दो शब्द लिखी हूँ, एक कमल लिखी हूँ, एक फूल लिखी हूँ। इसका अर्थ है, दोनों शब्द का अर्थ है। अगर इसको मैं ल म क या म ल क लिखूं, इस शब्द का क्या है? कोई भी अर्थ नहीं है।
तो दो सार्थक शब्द को जोड़कर एक नया शब्द निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। और जो भी हम संधि विच्छेद करते हैं, पहले शब्द का भी अर्थ रहता है, उस दूसरे शब्द का भी अर्थ रहता है, दोनों शब्द का मेल से दो विच्छेद होता है, उसका जो विच्छेद होके जो नया शब्द आता है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। तो मैं आगे चल के वो समझा रही हूँ। देखिए क्या लिखी हूँ मैं ना, दो सार्थक शब्द को जोड़कर एक नया शब्द निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं। एक है रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। रूढ़, यौगिक, यगरूढ़ ये तो मैं आप लोगों को समझा चुकी थी, फिर भी मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रही हूँ। किसको कहेंगे हम? रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। देखिए ये क्या होता है ना, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ। रीढ़ शब्द किसको कहेंगे ना? शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे कि आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। रूढ़ शब्द का खंडन करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता हो उन्हें रूढ़ शब्द ने की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं इस शब्द को तोड़ दूं, किसको? आम को। आ प्लस म, है कि नहीं? इसको अगर मैं और भी तोड़ूं तो आ प्लस म आ। इसका क्या है? अर्थ नहीं है। समझ गए? शायद रूढ़ सब समझ गए आप। यौगिक किसको कहेंगे ना? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जो क्या होता है? शब्द के योग से बनते हैं, जैसे कि विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। यौगिक शब्द का खंडन करने पर इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि रूढ़ शब्द को मैं खंड की हूँ, आ का क्या अर्थ है, ये म का क्या अर्थ है, ये तो दोनों वर्णमाला है, इसका कोई अर्थ है क्या? रूढ़ शब्द को तोड़ने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप यौगिक शब्द को तोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलता है विद्या प्लस आरती, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। जहाँ छात्रा रहता है उसको क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। छात्रा मीन्स विद्यार्थी, आवास मीन्स रहने का जगह। तो दोनों शब्द का क्या अर्थ है, उसको तोड़ने के बाद भी उसका अर्थ निकल रहा है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? यौगिक शब्द कह रहे हैं। तो अर्थात जो शब्द विच्छेद पर सार्थक अर्थ देता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि हिमालय, देखिए हिम प्लस आलय, हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। योगरूढ़ शब्द हम किसको कहेंगे ना? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें यगरूढ़ कहते हैं। जैसे कि पंकज, जलद आदि। पंकज शब्द का पंक प्लस च दो शब्दों के योग से बनता है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जो का अर्थ होता है उत्पन्न, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है। यो ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु कोई जोंक, सिंघाड़ा आदि और भी तो बहुत सी चीजें हैं जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती है, पर पंकज और चीजों के नो कहकर केवल कमल को कहा जाता है। वो सबको नहीं कहा जाता है, केवल कमल को ही कहता है, वो कीचड़ से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जल्द नो कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है। यौगिक शब्द पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार या कोई मनुष्य, लेकिन यह शब्द लंबोदर भी सिर्फ गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। इसीलिए ऐसे यौगिक शब्द को यगरूढ़ कहा जाता है। समझ गए? यौगिक, यगरूढ़ तीनों मैं समझा दी। तो रूढ़ यौगिक शब्द यगरूढ़ में समझा दी। और इसी यौगिक शब्द के अंदर ही आता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसलिए मैं अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय नहीं समझाई। पहले मैं आपको संधि समझाऊंगी, फिर समास, फिर उपसर्ग और प्रत्यय। और अर्थ के आधार पर एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द, विपरार्थिक शब्द, विपरीतार्थिक शब्द और समरूपी
या भिन्नार्थिक शब्द, और व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यह है पद के भेद। तो दो वर्ण, किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार के को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की क्या परिभाषा है? किन्हीं, कोई भी दो वर्ण हो, किन्हीं दो वर्ण, दो शब्द, कोई दो वर्ण हो या दो शब्द हो, कि दो शब्दों के दो वर्ण, दो शब्दों के दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकारी को संधि कहते हैं। प्रथम शब्द, संधि विच्छेद किस प्रकार के होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जो भी वर्ण हो, जैसे कि ये एक शब्द में लिखी हूँ, इसका संधि विच्छेद में की हूँ, हिम प्लस आलय। क्या इसका ट्रिक है इसको याद रखने के लिए? कैसे हम संधि विच्छेद करें ना? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द क्या है? प्रथम शब्द मेरा है हिम, इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म है, और द्वितीय शब्द का प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। ये पहला शब्द है, प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, इन्हीं दो के बीच में क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। जैसे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म है, तो ये म क्या क्या मिलकर बना है? म के साथ अ है। आपको पता है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण नहीं होता है, तो हर व्यंजन वर्ण के साथ अ स्वर वर्ण मिला हुआ है। तो म के साथ कौन सा स्वर वर्ण है? अ है, तो यहाँ आ है, दोनों में लिख दी, दोनों में अभी क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। और यहाँ से जब अ चला गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हल लगाकर लिखेंगे। नीचे क्या देंगे? हल लगाएंगे। अगर व्यंजन वर्ण को पहचानेंगे तो उसको कहेंगे जिसमें अरहित व्यंजन वर्ण, ऐसे नीचे क्या होगा? हल लगाया हुआ रहेगा। जैसे बिना हल वाला मीन्स इसके साथ अभी अ मिला हुआ है, इस वर्ण के साथ क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, मीन्स क प्लस अ है। ठीक है, तो जब इसी में से जैसे कि म से अ चला गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ही प्लस म में हर, ऐसे लिखेंगे। और इन्हीं दो का क्या होगा? अभी संधि विच्छेद होगा। तो संधि नियम के अनुसार अगर अ के साथ आ का मेल हो जाए वो क्या होगा? आ ही होगा। आ, और जैसे यहाँ पे ल और य है उसको जैसे के तैसे वैसे लिख देना है। तो क्या हो गया? हिमालय। इन्हीं दो के बीच में संधि विच्छेद हुआ। संधि विच्छेद हो के जो भी मात्रा आएगा हमारे पास वो हम कहाँ प्रयोग करेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण में हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हिमालय लिखी, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ही मैं आ की मात्रा का प्रयोग की, क्योंकि अ के साथ आ का मेल होने से आ ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? अंतिम वर्ण मेरा क्या था? म था। तो जो भी मेरा संधि विच्छेद हुआ, जो भी निकला, वो कहाँ मैं यूज करूंगी? अंतिम वर्ण में ही। तो वो कहाँ प्रयोग हुआ? अंतिम वर्ण में हुआ, हिमालय। उसी तरीके से अब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया होगा कि किस तरीके से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या रूल है संधि विच्छेद करने का? ना पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और जो भी संधि विच्छेद होके निकलता है वो कहाँ प्रयोग होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ही उसको हम लिखते हैं। जैसे इस तरीके से हम यहाँ पे लिखे हैं हिमालय। तो दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण का जो मेल होता है उससे जो उत्पन्न होता है, उससे जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजेस। संधि के प्रकार, संधि के कितने भेद है? ना 3 है। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, संधि का जितना भी सारा क्वेश्चन आता है, सवाल आता है आपको हल करने के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है,
70% स्वर संधि से ही क्वेश्चन आता है और 15% व्यंजन संधि से आता है और 15% विसर्ग संधि से आता है। स्वर संधि का कितने भेद है, मैं पहले आप लोगों को स्वर संधि समझा दूंगी, फिर बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझाऊंगी। तो स्वर संधि का 5 भेद है। क्या क्या है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि आदि स्वर संधि। और एग्जाम में 70% जो स्वर संधि में बोली आप लोग को, संधि का जो 3 भेद है, 70% यानी कि 70% स्वर संधि से क्वेश्चन आता है और उसमें से जो उसका भेद है 5 भेद है, 5 भेद में से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्ध स्वर संधि से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ज्यादा मीन्स 70%, 70%। और यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि से 30%, 30% हो गया 100%। तो अभी हम समझेंगे स्वर संधि की परिभाषा क्या है, क्या उसका परिभाषा है, डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्या स्वर संधि। स्वर मीन्स सबको पता है, यहाँ पे स्वरों की व्यंजन रहेगा, मात्राएं रहेगी, ठीक है। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या है? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार, विकार मीन्स पहले आप लोगों को समझा दी, व्हाट इज द विकार मीन्स, व्हाट विकार मीन्स चेंजेस, परिवर्तन। डेफिनेशन, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मीन्स इंग्लिश में कहे तो जिसको हम वावेल कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ, दोनों में क्या रहता है? स्वर वर्ण ही रहता है। स्वर वर्ण के साथ ही यहाँ पे स्वर संधि है ना, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल मिल जाना, मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जो भी विकार होता है या जो भी परिवर्तन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भी भेद है। कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता दे रही हूँ। स्वर संधि के जो 5 भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि आदि स्वर संधि। पहले अभी हम समझेंगे दीर्घ स्वर संधि किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसको संधि विच्छेद करने के लिए उसमें कितने सारे नियम है। देखा जाए तो जो स्वर संधि है सबसे आसान दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि यदि किसी लघु, लघु का अर्थ क्या है? छोटा, स्मॉल। यदि किसी लघु या दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय, सजातीय में पहले, इससे पहले जो ऑनलाइन क्लास में आप लोग को समझाई थी मैं, स्वर वर्ण सजातीय और अजातीय स्वर वर्ण की कितने भेद है, कौन से वर्ण सजातीय में जाता है, कौन से वर्ण अजातीय में जाता है, अब जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो सजातीय वर्ण क्या क्या है? जो जितने सारे स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है, उसमें से सजातीय वर्ण है आ, ई, ओ, ये 3 है। तो वर्ण के मेल किसी लघु, लघु मीन्स छोटा, किसी लघु या दीर्घ, छोटा या कोई बड़ा सजातीय वर्ण से होता है। सजातीय वर्ण मीन्स ये 3, ठीक है। सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न जो भी नया शब्द आता है, उत्पन्न विकारी, जो भी नया शब्द का परिवर्तन, विकारी मीन्स परिवर्तन, विकार, तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर से मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। किस तरीके से, देखिए मैं समझा दे रही हूँ क्या क्या है उसमें। अच्छे से मैं पूरा अच्छे से उसको तोड़ तोड़ के लिखी हूँ, कोई भी आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो भी बच्चा संधि पढ़ने के लिए आता है तो घबराता है, उसको याद रख नहीं पाता है, तो इसलिए आप सभी के लिए मैं आसान तरीके से यहाँ पे लिख के आप लोग को समझा रही हूँ। पहला नियम क्या होता है? अ के साथ आ का मेल होने से आ हो जाता है। क्या होता है? आ होता है। ये आ क्या है? हमारे दीर्घ वर्ण है। और सेकेंड वाला जो है छोटे ई के साथ बड़े ई का मेल होने से क्या आएगा?
बड़ा ई होगा। छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ का मेल होने से बड़ा ऊ होगा। री है, ए आई ओ ऊ का कोई यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है ये सभी का, ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या है ना, अगर अ या आ प्लस आ या अ तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, आ ही होगा। अ के साथ अ के मेल से आ होगा, अ के साथ आ के मेल से आ ही होगा, आ के साथ अ के मेल से भी आ ही होगा, आ के साथ आ का मेल से भी आ ही होगा। एक शब्द मैं लिख के यहाँ पे आपको समझा दी हूँ, जैसे कि परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा, पहले मैं आप लोगों को क्या रूल बताई थी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखिए मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे लिख के आप लोगों को समझा दे रही हूँ। क्या शब्द है ना, परम, परम प्लस आत्मा। पहले शब्द, ये हमारा पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म है। क्या है, म है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है और यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। ये म के साथ क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अ लिखूंगी। अ प्लस आ, ये दोनों का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। जब यहाँ से म से अ चला गया है उसको हम कैसे लिखेंगे, परम। नीचे क्या होगा, हल होगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। और आ, और यहाँ पे क्या रह गया, त एंड मा, क्योंकि आ तो यहाँ पे लिख दी हूं मैं। अभी इन्हीं दोनों का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। इसका तो ये दो मिल जाने से क्या होगा, आ होगा। परम प्लस आ प्लस त एंड मा, ठीक है। तो मैं क्या बताई, जो भी हमारा संधि विच्छेद निकलेगा वो कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, वर्ण में। तो पर यहाँ पे मैं अभी प्रयोग करूंगी मात्रा, भी हल चिन्ह उठ जाएगा, परमात्मा। इस तरीके से संधि विच्छेद होता है अ के साथ। पहला क्या था, अ था, दूसरा क्या था, आ था। संधि विच्छेद के नियम पे क्या है, कौन से संधि ये समझा रही हूँ मैं आप सबको, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में अगर अ वर्ण हो और आ हो तो दोनों के मेल से आ ही होगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से दूसरा भी उदाहरण, दूसरे भी शब्द को मैं लिख के यहाँ पे समझाई हूँ आप लोग को। एक प्लस अंकी, एक का जो एक शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या है, अ है। अंकी में भी क्या है, अ है। तो दोनों ओ अ मिलने से भी आ होगा। एकांक, दोनों का मेल हो गया, अ के साथ मिलने से आ गया। जैसे यहाँ पे अ चला गया तो मुझे हल लगाना होगा और फिर यहाँ के की ही है, एकांकी। दिन प्लस अंकी, दिनांकी। कल्प प्लस अंत, कल्पांत। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे प है तो प के साथ क्या है, ल मिला हुआ है, सॉरी प के साथ अ मिला हुआ है, यहाँ पे भी अ है, ठीक है। छात्रावास उसी तरीके से। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि। सावधान, स प्लस अवधान, सावधान का संधि विच्छेद स होता है। नॉट, स का अर्थ होता है सात और अवधान का अर्थ होता है सचेत, ठीक है। तो स में से अ, ये में से अ आ गया, तो स प्लस आ प्रवधान, सावधान, सचेत होना, सावधान, अलर्ट हो जाना। अनाथ प्लस आश्रम, आ प्लस के साथ आ का मिल से क्या हो गया, अनाथ आश्रम। अब सेकेंड जो रूल है वो समझा रही हूँ। छोटी ई के साथ छोटी ई, बड़ी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ही मिलने से क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। उसका 4 स्टेप है। पहला है छोटी ई के साथ छोटी ई के मेल से बड़ी ही, छोटी ई के साथ बड़ी ई के मेल से भी बड़ी ई, बड़ी ई के साथ छोटी ई के मेल से भी बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ बड़ी ई के मेल से बड़ी ई। जैसे कि दो शब्द में यहाँ पर लिखी हूँ, हरी प्लस ईर्ष। क्या है, हरी प्लस ईर्ष। इसको भी मैं पहले आपको लिख के समझा दे रही हूँ और आप सभी के लिए मैं कुछ 3-4 शब्द भी दूंगी, वो आप
संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जैसे कि हरी, हरी प्लस ईट्स, इसको भी मैं संधि विच्छेद करूंगी। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? री है। कौन सा ई प्रयोग किया गया है? छोटी ई, तो मैं यहाँ पे छोटी ई लिखी। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? बड़ी ई। इन दोनों का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे जैसे चला गया री चला सॉरी ई मात्रा चला गया, तो क्या रह गया? बस रो है, उसके साथ अभी कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तो हम लोग को हल लगाना पड़ेगा। और उसके बाद छोटी ई के साथ बड़ी ई के मेल से क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। और यहाँ पे स है, जैसे का तैसे हम लोग को लिख देना है। अभी क्या बताई थी? जो भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वहां पे प्रयोग होगा। तो ये शब्द क्या आएगा? हरीस, बड़ी ई की मात्रा। समझ गए? इस तरीके से इसका दूसरा भी शब्द को भी वैसे ही संधि विच्छेद करना है, वो समझा दूंगी। जो थर्ड है, अगर छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिले तो वो बड़ा ऊ ही होगा। जिस तरीके से छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। जैसे कि भानु प्लस उदय, इसे भानु में नू में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ऊ की मात्रा। यहाँ पे क्या है? ऊ है, दोनों ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। भानु, भान हल लगाना है, यहाँ पे ऊ एंड जैसे द और य है एज इट इज, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो भानुदय। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला था, हम लोग अभी समझ गए, दीर्घ स्वर संधि को अच्छे से समझ गए। दीर्घ स्वर संधि का 3 रूल है। पहला है अ के साथ आ, ई के साथ ई एंड ऊ के साथ ऊ। अब समझेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है ना? गुण स्वर संधि यदि किसी अ या आ का मेल किसी ई या किसी ऊ या री से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए, औ तथा और होता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, अगर अ के साथ आ मिल जाए तो क्या होगा? एक की मात्रा होगा। मात्रा चिन्ह भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। छोटी के साथ बड़ी मिल जाए तो औ हो जाएगा। यहाँ पे अब सेम दो वर्ण के, वहाँ क्या होता था? 2 सेम वर्ण होता था तो क्या होता था? बड़ी मात्रा ही आता था दीर्घ स्वर संधि में। लेकिन यहाँ पे गुण स्वर संधि में अलग है। अगर अ है और आ है, उसके मेल से ए होगा। छोटी ई या बड़ी ई औ होगा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्या होगा? री होगा। और किस तरीके से देखिए, अ या आ या छोटी या बड़ी ई, ये दोनों के मेल से क्या होगा? ए की मात्रा होगा। किस तरीके से ना? अ के साथ अगर छोटी ई मिले भी तब भी क्या संधि विच्छेद निकलेगा? ए की मात्रा। या अ के साथ बड़ी ई भी मिले तो क्या निकलेगा? ए की मात्रा। आ के साथ ई मिले तो क्या निकलेगा? ए की मात्रा। आ के साथ बड़ी ई हो तो भी ए की मात्रा। जैसे उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्र। देव क्या है? अंतिम अक्षर व है, इसमें क्या है? अ है। और इंद्र ये क्या है? छोटी ई है। तो अ के साथ ई के मेल से क्या होगा? ए ही होगा। तो यहाँ पे देव, क्योंकि यहाँ से स्वरवन चला गया तो मुझे नीचे हल लगाना होगा। और अ के साथ ई मिलने से क्या होगा? ए मात्रा होगा। ए मात्रा एक दंडा होता है, आपको पता है। और एज इट इज यहाँ पे न द्रो रह गया, उसको लिखना है। तो अभी जो पहला वर्ण है उसके अंतिम अक्षर में मुझे लिखना है जो भी विच्छेद निकला, तो यहाँ पे लिख देना है देवेंद्र। व में एक की मात्रा लग गया। समझ गए? अब दूसरा जो है अ या आ या ऊ हो, वो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ओ की मात्रा। मैं आप सभी को एक एक शब्द लिख के समझा रही हूँ, और बाकी जो जितने सारे शब्द है उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के मेरे शॉर्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। आप देख के आप नोट्स बना लीजिएगा, या कुछ कुछ शब्द मैं आप सभी को दूंगी उसका संधि विच्छेद करने के लिए। अ या आ या ऊ हो तो ओ ही होगा। जिस तरीके से अ के साथ छोटा ऊ मिले या ओ के साथ बड़ा ऊ मिले, आ के साथ छोटा ऊ मिले या आ के साथ
बड़ा ऊ मिले, क्या होगा? औ ही होगा। जिस तरीके से एक शब्द में यहाँ पे लिखी हूँ, दीप प्लस उत्सव। दीप अंतिम क्या है? अ है। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? सदस्य वर्ण पे ऊ है, तो अ और ऊ के मिल से क्या होगा? औ ही होगा। तो दीप एज इट इज यहाँ पे चला गया स्वर वर्ण, तो उस पे नीचे हॉल लगाऊंगी। दोनों के संधि विच्छेद होके मेरे पास क्या आया? औ आया। और एज इट इज क्या रह गया? त शव तशव, उसको लिख देने से क्या शब्द आ गया मेरा? दीपोत्सव। अ के साथ आ या री हो तो अर हो जाएगा। अ के साथ री मिलने से भी अर होगा, आ के साथ री मिलने से आर होगा। जैसे दो शब्द में यहाँ पे लिख के समझाई हूँ आपको, महा प्लस ऋषि। महा या आ में को हा में क्या है? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम। तो पहले शब्द का अंतिम क्या है? हा है। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और यहाँ पे क्या है? री है। आ के साथ री मिलने से क्या होगा? अर हो जाएगा। तो महा प्लस अर प्लस सी क्या हो गया? महिषी। इस तरीके से लिखा जाता है। स्पेलिंग को अच्छे से देखिए। उस तरीके से राजर्षि शब्द भी मैं समझाई हूँ। तो वही रूल है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण। सार्थक जिसके पीछे कोई अर्थ हो, उसका अर्थ होता है। जो प्रथम शब्द होता है उसका क्या होता है? अर्थ होता है। अब देखिए वृद्ध स्वर संधि समझेंगे। इसका नियम क्या है? अ के साथ आ मिले या ए के साथ ऐ मिले या औ मिले, यदि किसी आ या का ए मेल किसी औ ए ऐ तथा औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़े ए और वो बड़े औ हो जाएगा। तो होता है, पहले यहाँ पर क्या समझे हम? अभी छोटा ए औ समझे। यहाँ पर दूसरा जो नियम आएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो होता है तो उसे वृद्ध स्वर संधि कहते हैं। अ के साथ आ या ए के साथ ऐ या औ हो, ये जब भी इसके साथ मेल होगा क्या होगा? बड़ा होगा। अब आ के साथ अगर इसको मेल करूंगी क्या होगा? ये बड़ा औ हो जाएगा। किस तरीके से? देखिए, ओ या आ हो, ये या ए हो, क्या होगा? ए होगा। अ के साथ ए मिले या आ के साथ ए मिले या अ के साथ ए मिले या आ के साथ ए मिले, क्या होगा? ए ही होगा। सदा प्लस एव, होने वाला या रहने वाला, इसका अर्थ है। सदा क्या है? आ की मात्रा है और अंतिम में क्या है? ए की मात्रा है। दोनों के मिल से क्या होगा? ए ही होगा। इज इट इज यहाँ से चला गया वर्ण, तो मुझे नीचे हल लगाना होगा। सदे प्लस ए प्लस ब, क्या हो गया? सदैव हो गया। दूसरा है अ के साथ आ या औ के साथ औ हो तो अ प्लस औ या आ प्लस औ या अ प्लस औ या अ प्लस औ, क्या होगा? औ ही होगा। जैसे कि महा प्लस औज। अंतिम पहला शब्द का अंतिम में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? आ है। और दूसरे शब्द का पहले में क्या है? औ है। तो दोनों मिल जाने से क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोज। उसके बाद है यर्ण स्वर संधि। यर्ण स्वर संधि क्या है? वर्ण प्लस वर्ण, पहला और जोए का तोए आ जाएगा। द्वितीय वर्ण जो है जैसा का वैसा है। द्वितीय वर्ण जैसा होगा, जैसा का वैसा ही हम लोग को लिख देना है। वर्ण में टिकार या उत्पन्न होगा, जैसे कि पंक्तित या चकदार। ये थोड़ा एक लोक कथा है, उसको देखिए मैं परिभाषा में लिख दी हूँ। पाकिस्तान या चौकीदार, जैसे एक पाकिस्तान हमारे बॉर्डर में आ गया, चौकीदार वहाँ पे है, तो एक स्टोरी है ये। छोड़िए वो स्टोरी को, मैं सब परिभाषा में समझा रही हूँ आपको। स्टोरी बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे भी आज का क्लास काफी लंबा है, मैराथन क्लास है संधि विच्छेद को लेके। यर्ण स्वर संधि। यर्ण स्वर संधि की परिभाषा क्या है? यदि किसी ई या ई, उ या उ, री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकारी ई का य या उ का व तथा री का री हो जाता है तथा आने वाला भिन्न स्वर के साथ में जुड़ जाता है, उसे यर्ण स्वर संधि कहते हैं। ई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री भिन्न स्वर क्या है?
री भिन्न स्वर, उसके साथ दूसरा भिन्न स्वर आएगा। वो जो हम आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा करते, भिन्न भिन्न स्वर आएगा। ये अगर ई के साथ ई मिले य हो जाएगा, ऊ के साथ ऊ मिले तो व हो जाएगा री, और उसके साथ कोई भिन्न स्वर। किस तरीके से देखिए, छोटी ई या बड़ी ई, उसके साथ भिन्न स्वर अ, जैसे कि य प्लस अ करने से क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। छोटी य बड़ी य, उसके साथ अगर आ मिले य प्लस आ या हो जाएगा। छोटी या बड़ी य, उसके साथ अगर ऊ मिले य प्लस ऊ मीन्स यू हो जाएगा। छोटी ई के साथ बड़ी ई, उसके साथ ई मिले य प्लस ई मीन्स ई हो जाएगा। हाँ, ये मीन्स ये बड़ी ही नहीं, छोटी ही, ठीक है। और ई के साथ ई मिले री हो तो ई के साथ री हो जाएगा। ई नहीं होता है, ये जो दो है ये क्या होता है, ये नहीं होता है, ऐसे हम कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्वर मात्रा 11 - 2 हो गया तो 9 स्वर का प्रयोग होगा। यहाँ पे 2 स्वर का नहीं प्रयोग होगा। छोटी और बड़ी का मैं क्रॉस कर दी हूँ, देखिए ये इसका प्रयोग नहीं होगा। ई के मात्रा का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। किसमें, हमारे यण स्वर संधि में। तो ई का प्रयोग नहीं होता है। अभी देखिए, छोटी बड़ी ई प्लस उसके साथ कोई भिन्न स्वर, छोटी ई के साथ बड़ी ई प्लस उसके साथ भिन्न स्वर, य के साथ भिन्न स्वर, छोटी ई के साथ बड़ी ई प्लस अ के साथ आ, मीन्स क्या हो जाएगा, य या आ हो जाएगा। उसी तरीके से छोटी ई बड़ी ई, उसके साथ अगर ऊ मिल जाए, यू या ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, छोटी ई बड़ी ई प्लस ए आई, य या आई, छोटी बड़ी ओ यो, ठीक है। उस तरीके से उदाहरण भी दी हूँ। अधि प्लस अधिक, ई प्लस ये ई है, छोटी ई ये आ है, क्या होगा, ये होगा। अत्य प्लस ई प्लस आ, और उसमें इट इज जैसा का वैसा है, अधिक लिख दिए अत्यधिक। बी प्लस अर्थ, क्या है, ई है और आ है, व प्लस यथ व्यथ। उ प्लस उ, उसके साथ भिन्न स्वर, ब प्लस भिन्न स्वर, सु प्लस अच, उ है और यहाँ पे अ है। स वहाँ से मात्रा चला गया तो मुझे हल लगा के लिखना पड़ा। दोनों के मेल से व हो गया, अ हो गया, छ हो गया, स्वच्छ। मधु प्लस आचार्य, मधु अंतिम में उ है, पहला क्या है, आ है, मध प्लस ब प्लस आ प्लस चार्य, मधवाचार्य। री प्लस भिन्न स्वर, री प्लस भिन्न स्वर, मातृ प्लस आज्ञा, त्रु और आ, मातृ प्लस र प्लस ज्ञा, मातृज्ञा, र के साथ त नहीं लगेगा, मातृज्ञा नहीं होगा, मात्रा ज्ञा, ओके। मानक रूप नहीं है ये जो मातृज्ञा, इसका मानक रूप नहीं है। तो आदि प्लस अंत, अत्यंत, ई के साथ उ, आदि, य प्लस अनंत, अत्यंत। दो तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। अत्यंत, इसमें से कौन सा सही है, ये इसका सही है, ऑप्शन में दी हूँ, क्वेश्चन है आदि प्लस अंत, ओके। अब लास्ट है अयादि स्वर संधि। यदि किसी ए आई ओ का मेल किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार ए का आय, ए का य, अ का अब, अ का अब हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से देखिए ना, ए आई या औ स्वर है, अयम, आयम, अब, जैसे कि ए के साथ स्वर है या अय के साथ स्वर है, ने अन, ने आ हो गया नयन, इस तरीके से, ठीक है। ए के साथ स्वर और आय स्वर, न प्लस इका, ए, ये क्या है, ए है, ने लगा है और ईक है, तो दोनों मिल से क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ने प्लस आई प्लस ई प्लस का नायिका। उस तरीके से औ स्वर, अब प्लस स्वर, प प्लस इंद्र, अ है, ई है, प अव इत्र पवित्र। उस तरीके से और एक उदाहरण है, औ प्लस स्वर, अब प्लस स्वर, सौ प्लस अंक, स अ, स्व, अब प्लस अ प्लस अंक, सावक। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैं नया यूट्यूबर हूँ, आप लोग उतने ज़्यादा नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आज तो मैं आप लोगों को समझा दी स्वर संधि, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को समझाऊंगी व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि के कितने प्रकार है, उसको समझने के लिए क्या क्या रूल है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मैं आसान ट्रिक से आप लोग को समझाई, इससे भी आसान ट्रिक है, पहले मैं
अच्छे तरीके से समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि मैं अगर पहले ही मैं आपको आसान समझा दूँ और आपके समक्ष कोई डिफ़िकल्ट सवाल आए तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले मैं अच्छे से समझा दी, फिर मैं शॉर्ट में भी ट्रिक तरीके से मैं आप सभी को समझा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आप सभी के लिए पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। भगवान के पास मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसको सफल कीजिए। धन्यवाद।